क्या हाल है बच्चों? ठीक ठाक। लास्ट वीडियो देखा होगा, समझ में आया होगा। वर्क एंड हीट का रिलेशन का जो है हम लोग प्रॉब्लम कराए थे, थ्योरी पढ़ाए थे। चलिए उसी से रिलेटेड एक छोटा सा है, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। चैप्टर बहुत छोटा है, लेकिन एक सवाल हमेशा जो है नीट में एक्सपेक्टेड रहता है। इस बार भी एक सवाल था और इसका सारा सवाल बनने वाला होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर। इसका फर्स्ट लॉ है, when we supply heat energy to a gaseous system, then some part of heat is used into work and remaining part of heat used in increasing internal energy। हम लोग मैथमेटिकली बात करें तो डेल्टा H बराबर डेल्टा W प्लस डेल्टा W। यदि हम लोग बाहर से हीट डेल्टा H दें, उसका कुछ पार्ट आपका वर्क डन में खर्चा होगा, बाकी आपका जो है इंटरनल एनर्जी में इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूज होगा। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ जो है ये आपका दो पार्ट में बटा हुआ है। एक है रिलेटेड टू हीट इंजन। इसका कहना है कि ए हीट इंजन cannot do work with a single रिजर्वायर। हीट इंजन में दो रिजर्वायर इस्तेमाल होता है। एक आपका जो है जहाँ से हीट हम लोग रिसीव करते हैं, दूसरा रिजर्वायर में हम लोग जो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूज होता है उसको कंज्यूम कराने के लिए एक दूसरा रिजर्वायर होता है। तो उसी में कहना है कि यदि एक ही रिजर्वायर इस्तेमाल कीजिएगा ने तो ये हीट इंजन आपका कंटिन्यूअसली जो है हीट इंजन कैन नॉट वर्क कंटिन्यूअसली। ये हीट इंजन जो है ये कंटिन्यूअसली जो है वर्क नहीं करेगा विथ ए सिंगल रिजर्वायर, या इसी को कह सकते हैं
A heat engine cannot do work continuously without a sink। दूसरा जो रिजर्वायर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंक, जिसमें हमारा जो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाता है उसको लॉस जिस रिजर्वायर में हम लोग करते हैं उसको हम लोग नाम दिए हैं सिंक। और पहला रिजर्वायर जिससे कि हीट एनर्जी हीट इंजन रिसीव करता है उसका नाम हम लोग सोर्स रखे हैं। तो सोर्स हो और सिंक नहीं हो तो ये कंटिन्यूअसली वर्क नहीं करेगा। जैसे हम लोग डे टू डे में आ जाएं तो हम लोग का ह्यूमन बॉडी या कोई भी एनिमल के लिए दो चीज़ ज़रूरी है। एक आपका जो है भोजन, दैट इज सोर्स ऑफ एनर्जी, और दूसरा हमारा जो है सिंक, वो कौन काम करता है, बाथरूम। वैसा घर या वैसा फ्लैट का इमेजिन कीजिए जिसमें आपका किचन हो लेकिन बाथरूम नहीं हो। आप भोजन कीजिए लेकिन बाथरूम नहीं जाइए, तो सोचिए आप कितना आप लगा काम कर सकते हैं। 24 घंटा 48 घंटा, इससे ज़्यादा आपको बिना सिंक में गए आप कंटिन्यूअसली वर्क नहीं कर सकते हैं। आवर बॉडी इज आल्सो एन आइडियल इंजन। हमारा मुंह से हम लोग जो है फूड लेते हैं, दैट इज हीट एनर्जी गेन करते हैं यदि इंजन से तुलना कीजिए। और हम लोग जो है ने उसके बाद बाथरूम में हम लोग जो रिसाइडल हम लोग एनर्जी है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। दूसरा जो है रिलेटेड टू रेफ्रिजरेटर, ये हमारा रिलेटेड टू रेफ्रिजरेटर। इसका कहना है कि हीट कैन नॉट आपका जो है बी ट्रांसफ़र फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर विदाउट डूइंग वर्क। इसका कहना है कि हीट कैन नॉट ट्रांसफ़र फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर without doing external work। ठीक बिना एक्सटर्नल वर्क किए हुए हीट का ट्रांसफ़र लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर आप नहीं कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर, उसके लिए हम लोग कंप्रेसर के थ्रू वर्क करते हैं ने, जिसके चलते हमारा उसी वर्क के चलते रेफ्रिजरेटर का अंदर का हीट को हम लोग कंटिन्यूअसली बाहर करते रहते हैं। यदि लाइन कट गया, पावर ऑफ हो गया, तो फिर आपका फ्रिज का काम करना बंद हो जाता है। क्यों कि आप फ्रिज पर जो है बर्डन जो कर रहा है कंप्रेसर के थ्रू,
वो काम आप नहीं कर रहे हैं। जब तक काम नहीं कीजिएगा बाहर से, तब तक हीट का ट्रांसफ़र आपका जो है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर नहीं हो। ठीक, तो ये आपका जो है थर्ड लॉ जो है, थर्ड लॉ जो है एक इंफॉर्मेशन, थर्ड लॉ एक इंफॉर्मेशन, वो क्या इंफॉर्मेशन है? 0 केल्विन टेम्परेचर इज नॉट ऑब्टेनेबल। ये आपका जो है ऑब्टेनेबल नहीं है। 0 आपका केल्विन टेम्परेचर ऑब्टेनेबल नहीं। तो यही 3 को हमारा जो है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आइए हम लोग बात करें फ्लो डायग्राम ऑफ हीट इंजन। फ्लो डायग्राम ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन में 2 रिजर्वायर, एक आपका जो है SR1, दूसरा रिजर्वायर जो है ये आपका R2। इसमें हमारा टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर आपका जो है T2 है। प्रैक्टिस में T1 ग्रेटर होता है T2। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमारा क्या है? सिंक। ठीक, इसका जो है थर्मल कैपेसिटी ये इनफाइनाइट होता है। इससे कितनों हीट निकालिए इसका टेम्परेचर नहीं घटता। इसका टेम्परेचर T1 आपका क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इसका भी आपका जो है थर्मल कैपेसिटी इसका भी इनफाइनाइट। कितनों इसमें हीट दे दीजिए, थ्योरेटिकली इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। इसका भी T2 क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आप हीट निकाले, मान लीजिए Q1 हीट निकाले, कुछ पार्ट इसका जो है वर्क में खर्चा हुआ, बाकी आपका जो है Q2 ये सिंक में चला गया। ये हमारा जो सिंक है वस्तुतः हमारा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर का हम लोग एज्यूम किए हुए हैं कि थर्मल कैपेसिटी क्या है? इनफाइनाइट है। इसमें कितनों हीट हम लोग जो है इंजन के थ्रू देंगे तो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। यदि आप लोग जो है सोलर पिक्चर देखे होंगे तो कास्टिंग में ही देखिए दिखाता है ने कि मालगाड़ी है, ने मालगाड़ी का पीछा जो है डकैत करता है ने, तो उसमें देखिए धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन है। तो एक जो है मालगाड़ी में कोयला जो है इंजन में कोयला डालते रहता है, दूसरा जो है गोली चलाता है। क्यों?
कि यदि हमारा वहाँ जो इंजन का सोर्स है उसका हीट एनर्जी कम हो जाएगा तो T1 कम हो जाएगा, तो इंजन का इफ़िशेंसी कम हो जाएगा। इफ़िशेंसी कम हो जाएगा तो मालगाड़ी का स्पीड कम हो जाएगा। डकैतों की संख्या बहुत अधिक थी और उसको सुरक्षा देने वाले मात्र 3 लोग थे। इसीलिए जो है ज़रूरी था कि घोड़ा का स्पीड से मालगाड़ी का स्पीड ज़्यादा हो। ये फिजिक्स आपको जो है जीपीसीपी आम दर्शक को समझा रहा था कि जितना ज़रूरी आपका जो है गोली चलाना था उससे ज़्यादा ज़रूरी था इंजन का इफ़िशेंसी को मेंटेन करना। ठीक, यदि आप पिक्चर नहीं देखे होंगे तो आप कास्टिंग वाला जो है सीन एक जो है 5 मिनट का देख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये सोर्स हो गया, इसका थर्मल कैपेसिटी हम लोग इन्फिनिटी मानते हैं। टेम्परेचर T1 क्या है? कांस्टेंट। दूसरा जो रिजर्वायर R2 है नहीं, जिसको हम लोग सिंक भी कहते हैं, इसका भी थर्मल कैपेसिटी इन्फिनाइट है। इसका भी टेम्परेचर क्या है? ये कांस्टेंट। तो देखिए जो है एक साइकिल में यदि हम लोग Q1 हीट लिए तो हम लोग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग गैसियस सिस्टम में किसी को हीट देते हैं तो कुछ पार्ट उसका वर्क में कन्वर्ट होता है, बाकी इंटरनल एनर्जी में बढ़ाता है सिस्टम का। तो वो इंटरनल एनर्जी हम लोग क्या करते हैं? सिंक में। यदि इंजन इस सिंक में हीट नहीं देगा तो इंजन का क्या होगा? इंटरनल एनर्जी बढ़ने के चलते इसका इंटरनल टेम्परेचर बढ़ेगा और जिस समय टेम्परेचर T1 के बराबर होगा तो हीट का ट्रांसफ़र क्या होगा? बंद हो जाएगा। हीट का ट्रांसफ़र के लिए जो है टेम्परेचर डिफरेंस का होना ज़रूरी है। जब तक टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो इसी में देखिए जो है हम लोग एफिशिएंसी पर बात करें, एफिशिएंसी ऑफ इंजन पर हम लोग बात करें तो ये हमारा जो है यूजफुल वर्क बटे इनपुट एनर्जी, ये आपका जो है परसेंट में लेना हो तो हम लोग इसको 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? W, अब बटे क्या हो जाएगा? Q1। वर्क आप ये यूजफुल वर्क है, इसके लिए आप इनपुट एनर्जी कितना दे रहे हैं? Q1 दे रहे हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप लिख सकते हैं ये आपका Q1 बराबर Q2 प्लस W। तो W को क्या लिख सकते हैं हम लोग? Q1 माइनस Q2 बटे W। यदि यहाँ से हम लोग Q1 माइनस Q2 इसको W लिख सकते हैं तो वर्क के जगह पर हम लोग क्या रख दिए? Q1 माइनस Q2 बटे आपका जो है Q1। परसेंट में बात करेंगे तो 100 से गुना होगा। तब देखिए जो है इसी को हम लोग जो है नीटा से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 माइनस Q2 बटे Q1 इंटू 100 हो जाएगा। Q2 आपका जो है किसके समानुपाती होगा? टेम्परेचर का, या इसी को आप AMS T2 बटे AMS T1 लिख सकते हैं गुना 100। तो ये आपका 1 माइनस T2 बटे T1 गुना 100%। तो यही हमारा एफिशिएंसी का
फार्मूला हो गया। नहीं तो जाहिर है हायर आपका जो है एफिशिएंसी के लिए, फॉर हायर एफिशिएंसी के लिए तो आपका जो है T1 शुड बी आपका जो है हाई होना चाहिए एंड T2 शुड बी लो होना चाहिए। नहीं तो आप लोग बताइए, किसी भी इंजन का जाड़े के समय में एफिशिएंसी ज़्यादा होगा कि गर्मी में? तो जाहिर है आपका जवाब होगा जाड़ा में। जाड़ा में आपका T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ ये माइनस में है, ये हमारा क्या है? ये माइनस में है। तो हमारा घटाव क्या होगा? कम होगा, तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। ऐसे भी हम लोग ह्यूमन बॉडी का भी एफिशिएंसी गर्मी के बजाय आपका जो है जाड़ा में ज़्यादा होता है। जितना आप मेहनत जाड़ा में कर सकते हैं उतना मेहनत आप गर्मी में नहीं कर सकते। हम लोग का भी एफिशिएंसी गर्मी में घटा हुआ रहता है। अब इसी में देखिए, कुछ हेतु मतभूत में बात कीजिए, ये होता तो क्या होता, वो होता तो क्या होता। इफ T2 हमारा जो है नेगेटिव हो जाए, नहीं ये हमारा जो है ये अगेंस्ट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हमारा जो है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अगेंस्ट में है। चूँकि 0 केल्विन ऑब्टेनेबल नहीं हो सकता है तो हमारा जो है निगेटिव कैसे होगा? तो ये मोस्ट हाइपोथेटिकल। तो एक कानून को हम लोग तोड़ रहे हैं, एक कानून को तोड़िएगा तो दूसरा कानून आपको पकड़ लेगा। तब आपका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 1 माइनस T2/T1 गुना 100। तो ये आपका 1 प्लस T2/T1 गुना 100, ये क्या हो गया? 100% से ज़्यादा होगा। जो कि ये हमारा क्या है? नॉट पॉसिबल। कहिए क्यों नहीं पॉसिबल होगा? बिकॉज इट इज अगेंस्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट में है। नहीं, बिकॉज इट इज आपका जो है इट इज अगेंस्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कहता है मैक्सिमम जितना दे रहे हैं उतना ही एनर्जी आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला। ये सोसाइटी से अलग। सोसाइटी में भले किसी को 100 रुपया दीजिएगा तो 1 साल के बाद हो सकता है 150 लौटा दे। 50 रुपया सूद के साथ। फिजिक्स में सूद का कोई कारोबार नहीं है। किसी भी मशीन को 1 कैलोरी एनर्जी दीजिएगा तो वर्क भी आपका 1 कैलोरी के ही बराबर वर्क देगा मैक्सिमम। वो भी प्रैक्टिस में हमारा संभव नहीं है। तो हम लोग एक कानून को तोड़े। किसको तोड़े? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। तो दूसरा कानून कौन पकड़ लिया? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। तो ये पॉसिबल, कि ये सब पॉसिबल नहीं है तो पढ़ा क्यों रहे? पढ़ाए हमारा हर सवाल का जवाब तो एक यही है कि ताकि आप डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके। नहीं, ठीक
कि ये इंजीनियर बनने या नहीं बनने का क्या रिलेशन है। चूँकि इस तरह से आइडियोलॉजिकल सवाल हम लोग से सवाल पूछ देता है कि यदि ये कंडीशन हो तो क्या होगा। इसे लेके हम या फिर हम लोग के डिबेट के लिए भी जो है, इमेजिन कीजिए फिजिक्स में कोई लॉ कैसे नहीं बनता है कि हम लोग पहले इमेजिन करते हैं कि ये चीज़ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ये पहले हम लोग हाइपोथेटिकली चर्चा करते हैं इसको, तब हम लोग प्रैक्टिकल के क्षेत्र में जाते हैं, प्रैक्टिकल में हम लोग सफल होते हैं, तब वो लॉ के रूप में आता है। ठीक, तो ये हमारा जो है केस 2 में, ये केस 1 मान लीजिए, केस 2 में एफ आपका जो है T2 यदि हमारा 0 केल्विन हो जाए, 0 केल्विन हो जाए, फिर जो है ये भी क्या है, रॉन्ग आपका जो है हाइपोथेसिस है, चूँकि 0 केल्विन आपका पॉसिबल नहीं है। ये भी हमारा क्या है, रॉन्ग आइडिया। ये भी हमारा क्या है, रॉन्ग आइडिया। क्यों? ये आपका इट इज अगेंस्ट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्ड लॉ ऑफ आपको थर्मोडायनामिक्स के क्या है, ये अगेंस्ट में है। तो फिर देखिए दूसरा लॉ पकड़ लेगा, तो ये आपका जो है तब हमारा नीटा कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी 1 - T2/T1 गुना 100, तो ये आपका 1 - 0/T1 इंटू 100, तो ये 100% हो जाएगा। ये भी हमारा जो है नॉट पॉसिबल है। कहिए क्यों नहीं पॉसिबल है? इसलिए कि ये अगेंस्ट है किसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अगेंस्ट करता है। फिजिक्स में ध्यान रहे, एक रूल दूसरे रूल को सपोर्ट करे अथवा नहीं करे वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक रूल फिजिक्स में दूसरे रूल का विरोध कभी नहीं करता। नहीं, ठीक, तो ये हमारा देखिए जो है यहाँ से, तो ये हमारा क्या है, ये अगेंस्ट है किसका, ये हमारा अगेंस्ट है ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हम लोग वर्क हीट रिलेशन में भी हम लोग कहे थे कि हीट का जो है आपका कन्वर्सन 100% वर्क में नहीं हो सकता, यहाँ हमारा हीट का कन्वर्सन 100% हो रहा नहीं। तो ये आपका देखिए जो है तो ये भी संभव नहीं है। केस 3 में एफ आपका T1 ग्रेटर देन T2, ये आपका ग्रेटर देन 0 केल्विन, तो ये हमारा जो है रियल आइडिया, ये हमारा जो है रियल आइडिया है ऑफ ए हीट इंजन। हीट इंजन का क्या है, ये रियल आइडिया। तब एफिशिएंसी आपका जो है नीटा 1 - T2/T1 इंटू 100, तो ये हमारा जो है यहाँ से नीटा, ये हमारा 0 से
बड़ा होगा और 100% से छोटा होगा। ये नीटा क्या होगा, 0% से ज़्यादा होगा और 100% से कम होगा। केस फोर में इफ T2 आपका ग्रेटर हो जाए T1 से, नहीं ठीक, तब हमारा एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 1 माइनस T2/T1 इंटू 100। तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा, आपका एफिशिएंसी निगेटिव हो जाएगा। आप कहिएगा इंजन को पूरब चलने के लिए 2%, आपका ऑर्डर को पालन नहीं करेगा। हीट का ट्रांसफ़र क्या होगा, आपका जो है ये सिंक से सोर्स की तरफ जाने लगेगा, या दूसरे शब्दों में कह दीजिए कि इस कंडीशन में हमारा हीट एनर्जी जो है वो रेफ्रिजरेटर की तरह काम करेगा, नहीं, और इंजन के तरह ये काम नहीं करेगा, नहीं। तो इस कंडीशन में नहीं, हीट इंजन जो है विल आपका बिहेव लाइक ए रेफ्रिजरेटर, ये रेफ्रिजरेटर की तरह बिहेव करेगा, इंजन की तरह ये बिहेव नहीं करेगा। चलिए एक सवाल हम लोग बनाते हैं। A heat engine works between 327 डिग्री C and 27 डिग्री C। Calculate its efficiency if it आपका वर्क्स 500 जूल पर सेकेंड, then calculate आपका टोटल आपका हीट टेकन बाय इंजन पर सेकेंड। also calculate total heat transfer into the sink in 1 hour। 1 घंटा में टोटल हीट जो है सिंक में कितना ट्रांसफ़र होगा वो निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखिए कि वो इंजन जो है किस टेम्परेचर पर काम कर रहा है, 327 और 27 डिग्री। इसका मतलब प्रॉब्लम में हमारा गिवन है T1 327 डिग्री C। इसको आप 273 इसमें जोड़ दीजिए तो ये हमारा 600 केल्विन हो जाएगा। यहाँ T2 दिया हुआ है, सिंक का टेम्परेचर 27 डिग्री C। 27 डिग्री C में आप
300 जोड़ 273 जोड़ दीजिए तो ये आपका केल्विन में बदल जाएगा। तो ये 300 केल्विन हो जाएगा। अब देखिए इफिशिएंसी 1 माइनस T2/T1 इंटू 100। तो ये 1 माइनस 300/600 गुना 100, ये आपका 50% हो गया। इसका मतलब जो है 50% आपका जो है जितना भी हीट लेगा सोर्स से, उसका 50% हीट जो है वो वर्क में बदलेगा। बाकी 50% कहाँ जाएगा? सिंक में जाएगा। नहीं, यदि 500 कैलोरी आप 500 जूल आपका जो है पर सेकेंड वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब 500 जूल आपका जो है हीट सिंक में भी ट्रांसफ़र हो रहा होगा। फिर देखिए नीटा बराबर आपका W/Q1। तो ये हमारा 50% का मतलब आधा, तो W/Q1। तो यहाँ से आपका Q1 आपका क्या हो जाएगा? 2W, 2 गुना 500 जूल। यदि इसको आप कैलोरी में बदलना चाहिएगा तो 4.2 से भाग दे दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा? कैलोरी में बदल जाएगा। नहीं, तो ये हमारा जो है, इसका मतलब यही हमारा जो एनर्जी है, ये आपका हीट आपका जो है टेकन बाय इंजन पर सेकेंड। अब हम लोग को कह रहा है अब हम लोग को कह रहा है टोटल, यहाँ पर Q2 कितना हो जाएगा? ये W के बराबर, तो ये 500 जूल पर सेकेंड। चूँकि 50% इफिशिएंसी है, इसका मतलब 50 आधा एनर्जी आपका वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, आधा एनर्जी आपका जो है इंटरनल एनर्जी में बदल रहा है। तो हमारा जो है हीट ट्रांसफर इनटू सिंक इन 1 आवर। तो ये हमारा 500 जूल पर सेकेंड गुना 60 गुना 60 सेकेंड। सेकेंड कट जाएगा, तो ये 5 गुना 36 हो जाएगा। ये गुना 10 पर पावर -4, ये जूल में हो जाएगा। 5 गुना 36 10 पर पावर 4। यदि इसको 4.2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये किस में आ जाएगा? कैलोरी में आ जाएगा। नहीं, इसको गुना भाग कर लो, सिंपल गुना भाग है। ये इसमें जो है एक ही प्रॉब्लम में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन हो गया। एक दूसरा हम लोग प्रॉब्लम बनाते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं। एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन इज 1/6। Now
temperature of sink is reduced by 45 degrees C, then efficiency of heat engine becomes 1/3. Calculate temperature of source and temperature of सिंक। तो ये आपका जो है यहाँ से, तो हम लोग मान लीजिए लेट आपका टेम्परेचर ऑफ सोर्स जो है ये T1 है और टेम्परेचर ऑफ सिंक जो है ये T2 है। तो यहाँ से इफिशेंसी 1 माइनस T2/T1 फ्रैक्शन में दिया हुआ है, परसेंट में नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ से आपका 1/6 बराबर 1 माइनस T2/T1 हो गया। अब कह रहा है कि सिंक का टेम्परेचर को 45 डिग्री से रिड्यूस्ड कर गया। नहीं तो चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, दोनों में क्या होता है बराबर। यहाँ रिड्यूस्ड बाय है, जितना भी था उसमें 45 डिग्री सी घट गया। नहीं तो चेंज इन टेम्परेचर आपका केल्विन में या SI में, केल्विन में या सेल्सियस में, दोनों में क्या होता है बराबर होता है। तो अब हमारा देखिए नीटा 1 माइनस T2 में कितना घट गया 45 डिग्री, T1 वही है। अब ये कितना हो गया 1/3। अब क्या हो गया, दो इक्वेशन दो अननोन। अब हमारा हो गया दो इक्वेशन दो अननोन, इसी को आप 1 माइनस T2/T1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 45/T1, तो 1/3। इतना का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ 1/6। तो 1/6 तो 45/T1 बराबर 1/3। तो 45/T1, तो 1/3 में 1/6 घटाइएगा तो ये 1/6 हो जाएगा। तो T1 हमारा कितना हो जाएगा 45 गुना 6 केल्विन। तो ये आपका 6×5 = 6 × 24, 3 27, तो इतना हमारा केल्विन हो जाएगा। आप किसी इक्वेशन में रख दीजिए आपका T1 का वैल्यू, तो T2 निकल जाएगा। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ठीक। तो फ्रॉम आपका जो है फर्स्ट इक्वेशन, तो 1/6 1 माइनस T2/T1, तो ये आपका T2/T1 1 माइनस 1/6, तो ये 5/6 हो जाएगा। तो T2 बराबर 5/6 गुना T1, तो 5/6 गुना 270 केल्विन, यही आंसर हो जाएगा।
नहीं, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेफ्रिजरेटर पढ़ाएंगे। थैंक यू।